हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। हम एमपीपीएससी प्री की यूनिट 9 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें आज सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर्स एवं वेरियस ऐसे सोर्सेज जो कम्युनिकेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह को इंफॉर्मेशन, ऐसी टेक्नोलॉजी पर स्टडी करेंगे। तो आईसीटी के टॉपिक को आज हम शुरू करते हैं। चलिए देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सबसे पहले होता क्या है। तो ये एक ऐसा टर्म है जो कि इंटीग्रेट करता है किसको, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स और सभी कंप्यूटिंग डिवाइस को एक साथ, ठीक है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर स्टोरेज, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा स्टोर करने के लिए अलग अलग प्रकार की डिवाइसेस, मिडिलवेयर जैसा भी यूज्ड होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑडियो विजुअल सिस्टम्स, जैसे आज मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, अपने इन्फॉर्मेशन को आप तक भेज पा रहा हूँ, तो इसके लिए पॉसिबल क्या कर पाया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में, कुछ मैनिपुलेशन या चेंजेस करने में, और साथ ही साथ आप इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें, ऐसी सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। अगर बोला जाए तो एक इस तरीके का टेलीफोन नेटवर्क होता है आईसीटी, ठीक है, या फिर एक ऑडियो विजुअल सिस्टम जो कि कंप्यूटर नेटवर्क को बहुत दूर दूर तक फैला सकता है एक सिंगल केबल नेटवर्क से। फॉर एग्जांपल, पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है बी। इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस ट्रांसमिशन को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ यहाँ से और आगे एक्सटेंड करना हो पॉइंट सी तक, तो इसमें भी हेल्प करता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक ही केबल नेटवर्क कंप्लीटली आपको मदद करेगी ट्रांसमिट करने में। देखिए, जब टेलीफोन नेटवर्क का कंप्यूटर नेटवर्क से मर्ज हो जाए एक सिंगल केबल नेटवर्क पे, तो इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट कम की जा सकती है। और ये हम सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेट या ब्रॉडबैंड कनेक्शन के समय भी देखते हैं कि एक ब्रॉडबैंड लगवाते समय टेलीफोन लाइन उसके साथ में आती है। रीज़न यही होता है कि कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो टर्म है वो किसने कॉइन किया था, तो ये थे जेम्स डोम्सिक, ठीक है। ये बेसिकली मिशिगन से थे और इन्होंने नवंबर 1981 में ये टर्म हमको दिया, ठीक है। अब एक एक करके कैटेगराइज करके देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, और इसको मिला के आईसीटी क्या बनता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक प्रकार की नॉलेज। हमारे और आपके पास जो भी नॉलेज है वो एक तरीके का इन्फॉर्मेशन है। हमने वो कहीं से गैदर करा है। कैसे गैदर करा है, या तो कहीं से पढ़ के, रीडिंग करके, स्टडिंग करके हम अध्ययन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम एमपीपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, हम सिलेबस से गो थ्रू करते हैं, दैट मीन्स वी आर रीडिंग द सिलेबस, ठीक है। एक बार जब सिलेबस समझ में आ जाता है, सो वी स्टडी द पॉइंट्स अकॉर्डिंगली। उसके अलावा हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, दैट मीन्स वी आर रिसर्चिंग ओवर द टॉपिक एंड ऑल्सो वी आर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। मैं अगर बात करूँ केस स्टडी, तो केस स्टडी को हम जब पूरा समझते हैं एथिक्स के टॉपिक में, तो हम फाइनली इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या पॉइंट सही थे, क्या पॉइंट्स गलत थे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी ऐसी जानकारी जो हम स्टोर करें, ठीक है, अपने दिमाग में, वो एक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यूजुअली हमारे टास्क को फुलफ़िल करती है इन्फॉर्मेशन। अगर एक एग्जांपल यहाँ पे जो दिया गया है वो मैं समझाना चाहूँ, तो क्या होता है, देखिए, कभी भी पब्लिक को अगर वार्निंग दी जाए कि कोई डिज़ास्टर आ रहा है, तो वो कैसे होगा पॉसिबल। इतनी लार्ज पब्लिक है, और हमारे एरिया में अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जो कलेक्टर होते हैं, मेनली डिज़ास्टर मैनेजमेंट में उन्हीं की अथॉरिटी होती है संभालने में, कंट्रोल करने में। तो वहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ट्रांसमिट करने के लिए वेरियस कंपोनेंट्स या सोर्सेज बनाए गए हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, केबल नेटवर्क, ठीक है। ये जो है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। काफ़ी इजी एग्जांपल हैं, डेली लाइफ में हम इनसे रूबरू होते रहते हैं। उसके बाद है सेकंड, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, अब हमने पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करी, वो कोई भी सोर्स हो सकता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जब गैदर करी,
और जब उसको ट्रांसमिशन करा किसके बीच में, किन्हीं दो इंडिविजुअल्स के बीच में या किसी ग्रुप को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, ठीक है, ताकि वो उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकें, ठीक है। इसके लिए कई अलग अलग सिंबल से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। साइंस और सेमियोटिक रूल्स भी होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेशन के फॉर्म में ट्रांसमिट करने के लिए यूज्ड होते हैं। उसके अलावा ये एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है कैसा प्रकार का हो सकता है, वर्बल, मतलब जहाँ पे वर्ड्स को यूज़ किया जाए, या फिर रिटन हो सकता है, ठीक है, और कोई भी अदर मीडियम हो सकता है जैसे कि टेलीफोन लाइन, कंप्यूटर, ठीक है, इन सब से ये भेजा जा सकता है। बात की जाए 21st सेंचुरी जो अभी चल रही है, ठीक है, इसमें नए नए प्रकार के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इवॉल्व होते जा रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट, ईमेल। ईमेल का भी एक दौर था, अभी भी वो दौर है। फॉर्मल कम्युनिकेशन करने के लिए ईमेल आज भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, हम और आप जूम मीटिंग देखते हैं, आज के समय में एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। जब कोविड-19 के समय लगभग सब कुछ लॉकडाउन की स्थिति में आ चुका था, तो ऐसे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है ये कम्युनिकेशन का। थर्ड वर्ड है टेक्नोलॉजी। अब देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को हमें कम्युनिकेट करना है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, लेकिन कई बार जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कि बाय द वे ऑफ ट्रैवलिंग ये नहीं हो सकता। ऐसे में टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज़ की जा सकती है, ये देखिए, बेसिक साइंस को जब हम एप्लीकेट कर दें किसी भी फॉर्म में, ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का रूप है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग साइंटिफिक स्किल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, प्रोसेस, ठीक है, जो कि इन तरीके के प्रोडक्ट्स को बना सकें ताकि वो फुलफ़िल कर पाएँ ह्यूमन नीड्स रिक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ठीक है। और टेक्नोलॉजी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है आईसीटी की, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम आती है। फैक्स मशीन जब एक जगह से दूसरी जगह फैक्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। उसके अलावा टेलीफोन, केबल नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, ये जो एग्जांपल्स दिए हैं, फैक्स मशीन, टेलीफोन, केबल नेटवर्क्स, ये क्या हैं? ये एक्सटेंड करते हैं कम्युनिकेशन को, मतलब एक जगह से दूसरी जगह एक्सटेंशन दे दिया कि जैसे पॉइंट ए पे तो इन्फॉर्मेशन आई थी, लेकिन उसको पॉइंट बी तक और पहुंचा दे। तो कुछ स्पेसिफिक यूजेस होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूज़ होता है एक्सटेंडिंग कम्युनिकेशन का। वहीं अगर बात करें कम्युनिकेशन को जब स्प्रेड करना हो, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं, एक लार्ज क्राउड को देख के किया जाता है, ठीक है, जैसे WWW या वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल्स में से एक हैं एक लंबे क्राउड तक मैसेज या इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। अब हमने समझा कि कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तीनों वर्ड्स कल्मिनेट करके ये एक पूरी प्रोसेस बनती है। अब इसका एवोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से हुआ था, ठीक है। तो अगर एवोल्यूशन की बात करें तो ये मेनली 4 पीरियड्स में डिवाइड होता है। जैसे हम हिस्ट्री को डिवाइड करके पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसी प्रकार अगर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वेंशन और ये सब चीज़ें पढ़नी है, तो उसके लिए मेनली इस तरीके की हिस्ट्री क्रिएट हुई है, ठीक है। जैसे सबसे पहले प्री मैकेनिकल एरा आया, फिर मैकेनिकल एरा, उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, और अभी इलेक्ट्रॉनिक पीरियड्स, ठीक है। तो इन सबको हम एक एक करके देखते जाते हैं। अगर बात की जाए प्री मैकेनिकल पीरियड की, ठीक है, तो ये 1450 BC से लेके 1450 CE तक चला। इसमें कुछ बेसिक डेवलपमेंट्स हुई, जैसे अगर एक बेसिक सबसे अच्छा एग्जांपल मध्य प्रदेश का बताऊं मैं, तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी या सबसे ओल्ड केव पेंटिंग्स हैं वो है भीमबेटका। भीमबेटका में जो ह्यूमन था, धीरे धीरे डेवलप होते हुए ह्यूमन ने किस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना चाहा। इवन आज भी हम अगर भीमबेटका विजिट करें तो वहाँ पे बनी हुई पिक्चर्स या ड्राइंग से हमको देख के पता चलता है कि उस समय का जो एरा था या उस समय ह्यूमंस के आसपास जो भी सराउंडिंग्स में होता था वो सब वहाँ पेंटिंग्स में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से वॉल्स या जो भी केव्स थी उनकी वॉल्स में क्या बनाए जाते थे, पेंटिंग्स, जिससे मेनली कम्युनिकेशन होता था, हंटिंग, प्रेइंग एनिमल्स, ठीक है, ये सब दिखाया जाता था। 3000 BC में सुमेरियन पेंटिंग्स भी डेवलप हुई,
उसके अलावा देखिए कुछ स्पेशल लेटर्स थे, हीरियोग्लिफ, ठीक है, ये एंशियंट इजिप्ट में डेवलप हुआ। क्या था हीरियोग्लिफ? ये ऐसी लैंग्वेज थी सिंबल्स की, ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े फ्रेजेस जो हम यूज़ करते हैं, मुहावरे जिसको बोल सकते हैं, उनको डिफरेंट सिंबल्स के हिसाब से दिखाया जाता था। उसके बाद कुछ और डेवलपमेंट्स हुई, ठीक है, जब पपायरस फाइबर को किस तरीके से यूज़ किया गया पेपर की तरह। देखिए पेपर की अगर बात करें जनरल साइंस के टर्म्स में, तो पेपर बनता है मेनली सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज कहाँ से निकलता है? प्लांट से, ठीक है, प्लांट्स की सेल वॉल से। तो इस सेल्यूलोज से पेपर बनने लगे। सबसे पहला पेपेरियस फाइबर, ठीक है, ये एक्चुअली पेपेरियस ट्री से बना हुआ फाइबर था स्पेशली। यहाँ पर इस पर लिखना चालू करा गया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। उसके अलावा चाइना में क्या डिस्कवर हुआ? कैरटास, ठीक है, कैरटास भी एक तरीके का पेपर था जो बैम्बू फाइबर से, ठीक है, इसको काफ़ी हद तक क्रश कर सकते थे फिल्टर। थोड़ा ये जो पेपायरस पेपर था थोड़ा सा हार्ड था, अब इसमें और सॉफ्टनिंग करी गई। अब देखते हैं मैकेनिकल पीरियड। मैकेनिकल पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है 1455, क्योंकि यहाँ से चालू हो चुका है रेनेसां का पीरियड, ठीक है, यूरोप में अगर जब रेनेसां का पीरियड चालू हो चुका है तो मेजर डेवलपमेंट्स जो कि रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा लिटरेचर। लेकिन वहीं अगर हम देखें कुछ बेस्ट साइंटिस्ट भी सामने आ रहे थे, जिनमें सबसे अच्छा एग्जांपल है सर आइजैक न्यूटन का, ठीक है। उसमें उन्हीं में सब में एक और एग्जांपल थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, ठीक है। कौन थे ये? तो इनका नाम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थे जोहान गुटेनबर्ग, ठीक है, इनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का इन्होंने आविष्कार किया था। उसके अलावा 1830 में अगस्टा लेडी बायरन, ठीक है, इन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था। क्यों? क्योंकि ये वर्क किसके साथ करना चाहती थी? चार्ल्स बेबेज के साथ। चार्ल्स बेबेज को हम सभी जानते हैं, ही वॉज फादर ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने एनालिटिकल इंजन जो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, ठीक है, ये कुछ ऐसा टूल था जिससे हम डेटा को एंटर कर सकते थे, उसके अलावा प्रोसेस कर सकते थे, साथ ही साथ जनरेट भी कर सकते थे आउटपुट। इस तरीके का एक कंपोनेंट बनाया, ठीक है। इस मशीन को ये भी कहा गया कि एक तरीके का ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का फॉर्म था। हालांकि उसके बहुत ही आसपास समय में ENIAC-1 बन चुका था। ENIAC-1 के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में ये शामिल होता है और इसके बारे में हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक्स में, रोबोटिक्स में, ठीक है। अब जो पीरियड चालू होता है वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल पीरियड 1840 से 1940। यहाँ पे सैमुअल मोर्स इन्होंने क्या डेवलप किया था? टेलीग्राफ, ठीक है, और साथ ही साथ मोर्स कोड लैंग्वेज। इन्होंने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो मशीन रिलेटेड लैंग्वेज बनाई थी और इन्होंने अपने ही नाम के ऊपर उस लैंग्वेज का नाम रखा, मोर्स कोड लैंग्वेज, ठीक है। किन के साथ मिलकर बनाई थी? तो मेनली सर विलियम कुक और सर चार्ल्स व्हीटस्टोन के साथ, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वे से किन्हीं दो पार्टीज जो काफ़ी दूर बैठी हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके। तो यही तो हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको कम्युनिकेट कर सकें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब टेक्नोलॉजी इस पर सही तरीके से वर्क करे। 1861 की ओर और आगे बढ़ते हैं तो देखिए कुछ मूविंग इमेजेस को एक स्क्रीन पर दिखाया गया, ठीक है। एक तरीके से माना गया कि ये प्रीकर्सर फिल्म्स थी, ठीक है, कुछ छोटे लेवल पे किया गया लेकिन ये भी एक ट्रायल था अगर माना जाए तो टेलीविज़न के आने के पहले का कुछ, ठीक है। 1876 में कुछ ऐसे फिगर्स डेवलप किए गए थे, ठीक है, जिनको कहा गया था मेलविल डुसिए डेसिमल सिस्टम। तो ये भी मेनली मैथमेटिक्स से रिलेटेड था। 1877, ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट ईयर था हिस्ट्री में, स्पेशली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री, जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनका नाम हमने सभी ने सुना है, ठीक है, इन्होंने इन्वेंट किया था क्या? तो फ़ोन, टेलीफोन। अब इनके बाद हाई स्पीड फोटोग्राफी
का सिस्टम किसने डेवलप किया? एडवर्ड मेब्रिज। तो अगर हम देखते चले आए तो रेनेसां पीरियड के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इन सभी पीरियड्स में बहुत सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती चली गई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, 1899 में अब स्टोरेज सिस्टम पर काम किया गया, स्पेशली टेप स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, इसको माना जाता है ये पहला मैग्नेटिक स्टोरेज था। ठीक है, 1899 में। 1929 में, सॉरी 1923 में, ठीक है, ज़ायरकॉन, ठीक है, इन्होंने क्या क्रिएट किया था? पहला टेलीविज़न ट्यूब। देखिए टेलीविज़न ट्यूब, ये अगर मैं मान के चलूँ, ये इस तरीके का टेलीविज़न ट्यूब होता है। ठीक है, और यहाँ से एक बॉक्स से उसको कवर किया जाता है। तो इस टेलीविज़न ट्यूब का बनाने का काम किसने किया था? जे और खान। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रॉनिक पीरियड। तो ये पीरियड है जिसमें इंडिया की इंडिपेंडेंस से लेके आज तक लगभग, ठीक है, ये पीरियड चल रहा है। स्पेशली ये पीरियड कब से बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करने लगा? जब वर्ल्ड वॉर 2 लगभग चल रहा था। ठीक है, क्योंकि देखिए मिलिट्री जब एक देश से दूसरे देश में युद्ध लड़ रही हैं तो ऐसे समय में उनको इन्फॉर्मेशन रिसीव करना या सेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में जो ये पूरी सारी इन्फॉर्मेशन है इसको मैग्नेटिक टेप के थ्रू जो है 1940s में भेजा जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, 1945 में वेनेवर बुश ने डेवलप किया था एक प्रकार का कोडिंग सिस्टम हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज को यूज़ करके। ठीक है, और साथ ही साथ वेबसाइट डिज़ाइनिंग पर भी इन्होंने काम किया। सो अगेन प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट कि 1945 में वेनेवर बुश ने कोडिंग सिस्टम डेवलप किया हाइपर टेक्स्ट की मदद से। ये कंप्यूटर रिलेटेड स्पेशल टेक्स्ट लैंग्वेज होती है। 1946, इसके बारे में हम पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। 1946 में पहला डिजिटल कंप्यूटर ENIAC, ठीक है, ये डेवलप हुआ था। 1948, देखिए पिछले इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि बेल लैब्स या बेल टेलीफोन, इन्होंने क्या डेवलप किया था? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें मैंने बताया था 3 रॉड्स निकली रहती हैं मेनली। ठीक है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। 1957 में JN हॉर्वी ने डेवलप क्या किया था? प्लेनर ट्रांजिस्टर। अब देखिए अगर इस ईयर या इस समय से बात की जाए तो यहाँ से टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में देखें तो कोल्ड वॉर लगभग चालू था USA और USSR के बीच में। इसी में कुछ डेवलपमेंट्स हुई। ठीक है, USSR की बात करें तो उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव की मदद से स्पुतनिक, जो कि पहला आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट था, भेजा, जिसने स्पाई की तरह काम किया। तो वहीं US को भी कुछ ऐसा लगा कि हमको भी कुछ करना चाहिए, तो ऐसे में US ने ARPA को डेवलप किया। ARPA क्या था? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। ठीक है, ARPA और ARPANET के बारे में हम और डिटेल से देखेंगे। 1972 में रे टॉमलिंसन, इन्होंने पहला ईमेल प्रोग्राम बनाया। ईमेल इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर। तो ये लंबे डिस्टेंस तक भेजने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी एक अच्छा तरीका था। अब देखिए 1973 से 1990, यहाँ पर पहली बार इंटरनेट वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया। कब? जब रिसर्च पेपर चल रहा था किस पर? TCP और IP पर। ये डीप टॉपिक्स हैं, इनको हम हिस्ट्री के बाद आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, जहाँ पर TCP IP में इंट्रोड्यूस कौन सा वर्ड किया गया? इंटरनेट। यहाँ पर इसकी रिसर्च कर रही थी। ठीक है, देखिए TCP IP की अगर मैं बात करूँ तो ये डेवलप किया गया था ग्रुप ऑफ डार्पा के द्वारा। 1981 में नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है, इन्होंने एक तरीके का सॉफ्टवेयर अगेन डेवलप किया, CSNet। ठीक है, ये लगभग 56 kbps कैपेबिलिटी। अगर आज के समय बोले 56 KB की कैपेबिलिटी तो लगभग कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सब धीरे धीरे एक डेवलपमेंट थी। धीरे धीरे मेमोरी बढ़ती गई, स्टोरेज बढ़ता गया, तब आज जाके कहीं इतना हमको फैसिलिटेट किया गया है। 1986 में IETF द्वारा एक सर्वर डेवलप किया गया जो कि कोऑर्डिनेशन टूल था इन सभी का, DARPA, ठीक है, ARPANET, DDN और इंटरनेट गेटवे के लिए। तो सर्वर के बारे में समझा।
1991 में बिजनेस सिस्टम्स, ठीक है, बहुत सारे आईटी फील्ड में आने लगे। 1992 में क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका, इंटरनेट कम्युनिटी का, ठीक है, और साथ ही साथ ऐसा टर्म WWW या वर्ल्ड वाइड वेब लाया गया किसके द्वारा, CERN के द्वारा। देखिए यही सारी इन्वेंशंस थी जो होती चली गई, ठीक है। चल अब बात करते हैं कंपोनेंट्स इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, क्या 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 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि पहले हमने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या थी, तीनों वर्ड्स का मतलब समझा, उसके बाद एक हिस्ट्री देखी किस तरीके से डेवलपमेंट या एवोल्यूशन का प्रोसेस, जो आसान भाषा में समझ में आएगा जैसा कि रोबोटिक्स में देखा था, उसी तरीके से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या डेवलपमेंट होता चला गया। अब यहाँ पे देखना है कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अलग अलग जो भी कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर, उसके बाद हार्डवेयर, ट्रांसैक्शंस, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डेटा, इंटरनेट एक्सेस। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसे डेटा सेंटर्स जो अवेलेबल हों किसको, यूज़र्स को, कहाँ पर, इंटरनेट में। याद रखिएगा 3 पॉइंट, डेटा सेंटर्स जो कि अवेलेबल हों किसके लिए, यूज़र के लिए, कहाँ पर, इंटरनेट पर, ठीक है, उसको कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है अमेज़ॉन AWS की, वो एक लार्जेस्ट पब्लिक क्लाउड है, लेकिन हमारी और आपकी लाइफ में एक फेमिलियर क्लाउडिंग कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसका अगर मैं नाम बताऊं तो वो है टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम से लगभग हम सब परिचित होंगे। टेलीग्राम बेसिकली क्या है, वो भी एक क्लाउड पर वर्क करने वाला एप्लीकेशन है। देखिए क्लाउड पर वर्किंग बेसिकली क्या होती है, जब एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सको, ठीक है, इसको कहा जाता है मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग। टेलीग्राम पर बहुत ही ज़्यादा MB की फ़ाइल एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, इजीली ट्रैवल कर सकती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का ये रोल है मेनली कि वो बड़ी बड़ी फाइल्स को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, जबकि व्हाट्सएप जैसे सॉफ्टवेयर्स में या एप्लीकेशन में ये फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि उसमें बेसिकली लगभग 100 MB के नीचे का ही एक बार में ट्रांसफ़र हो पाता है, चाहे वीडियो या फाइल्स की बात करें तो। देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इन दोनों को समझते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर से पहले डेफिनेशन से पहले टर्म समझ लेते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, और हार्डवेयर वो चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या डेटा है या कुछ ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूज़ करा जाता है किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है, टू परफॉर्म एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेसिफिक टास्क, ये होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर वही मैंने कहा फिजिकल एलिमेंट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। जब भी कंप्यूटर असेंबल करवाते हैं तो हम कुछ अलग अलग पार्ट्स लेते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ठीक है, CPU, मॉनिटर, ये सब किसके एग्जांपल हैं, हार्डवेयर के, जो फिजिकली टेंजिबल हैं। टेंजिबल का मतलब होता है द वंस विच कैन बी टच्ड। उसके बाद है डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस में कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है, तो ये कुछ इस तरीके से कि ऑनलाइन और ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शंस आप डिजिटल ट्रांजैक्शन के कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, जैसे कि आज के समय हम सभी चलाते हैं UPI, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पेमेंट इंटरफेस से क्या होता है, एक सोर्स से दूसरे सोर्स पर ट्रांजैक्शन हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जब ये हमने किया सिलेक्ट करके। लेकिन वहीं ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया और इस लोन की अब आपको हर महीने EMI भरनी है, तो ये जो EMI होती है आपके हिसाब से डिसाइड नहीं होती कि आप जब देंगे तब वो कटेगी। इसके लिए डेट फिक्स कर दी जाती है हर महीने के लिए, और आपका वो ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन लगा दिया जाता है कि इस महीने आपकी पर्टिकुलर ECS कटेगी। तो ये होते हैं ऑनलाइन और ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन। इसमें टेक्नोलॉजी ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है, ठीक है। आजकल आधार की मदद से एक और नई चीज़ चल रही है, E साइनिंग। इससे ये होता है कुछ जैसे
छोटे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात की जाए होम क्रेडिट जैसे, तो ये यूजुअली क्या करते हैं कि फिजिकल कांटेक्ट ना करना पड़े कस्टमर से बैंकर को, तो ऐसे में ई साइनिंग की मदद से, आधार कार्ड की मदद से आपका डिजिटल साइन हो जाता है और आपका लोन सैंक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है डिजिटल डेटा। ठीक है, डिजिटल डेटा कुछ ऐसा होता है जो कि रिप्रेजेंट करे स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेजेस सिस्टम को। ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ जहाँ पर इंटरप्रेट कर सके, तो डिजिटल डेटा होता है। इंटरनेट एक्सेस यहाँ पर भी काफ़ी हेल्प करी है, क्योंकि आज हम इंटरनेट चला सकते हैं कहीं भी अपने पर्सनल कंप्यूटर से, लैपटॉप से। मोबाइल डिवाइसेस भी बनती जा रही हैं, टैबलेट्स भी इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, अब इंटरनेट एक्सेस करने के लिए बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं, जैसे कि वायरलेस कनेक्शन। ठीक है, वायरलेस में वाईफाई सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। उसके अलावा मोबाइल कनेक्शन, हॉटस्पॉट बना दिए जाते हैं जगह जगह पर। ठीक है, डायल अप सिस्टम ये भी काफ़ी चलन में है। ब्रॉडबैंड डीएसएल, ठीक है, और साथ ही साथ सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट नेटवर्क पर स्टारलिंक, जो कि जेफ बेजोस की कंपनी का एक पार्ट है, वो इस पर काम कर रहा है। आने वाले 4 से 5 साल में हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी देखेंगे। एप्लीकेशंस की अगर बात करें आईसीटी के डेली लाइफ में, तो आईसीटी देखिए सबसे पहले तो एजुकेशन में किस तरीके से हमें और आपको मदद किया है, ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे बीच में। कैसे लॉकडाउन में लगभग सब कुछ बंद हो चुका था, ऐसे में बहुत सारे ऑफलाइन वेंचर्स को ऑनलाइन आना पड़ा। ठीक है, और अब जो एजुकेशन है मोर देन 50% ट्रांसफ़र हो चुका है लगभग ऑफलाइन से ऑनलाइन, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिनेरियो। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट, टीचर और रिसर्च करने वालों को इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। कुछ एग्जांपल अगर देखें तो जैसे इंटरनेट, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरीज, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज इंफॉर्मेशन के, ये लगभग सभी के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और एजुकेशन सेक्टर के लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक, उसके बाद अगला सेक्टर है बैंकिंग। बैंकिंग में अभी अपन ने डिस्कस किया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, इन सब में मदद करता है। इसके अलावा ई साइनिंग, ई बैंकिंग, ठीक है, ई कॉमर्स में भी काफ़ी हेल्पफुल है ये। बैंकिंग सर्विसेज में इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, उसके अलावा ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन जिसको एटीएम कहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, इन सभी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आईसीटी से। इसके बाद इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए ये प्रोडक्शन प्लानिंग, कंट्रोल सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन सब में काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, इवन स्टॉक मार्केट से स्टॉक्स खरीदने के लिए या बॉन्ड्स खरीदने के लिए भी, खरीदने बेचने के लिए हेल्पफुल है अगेन आईसीटी। आजकल ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग भी होने लगी है, ये भी न्यू सिस्टम डेवलप हो रहा है। उसके अलावा गोल्ड ट्रेडिंग पे भी काम हो रहा है ऑनलाइन। ठीक है, ये सब आईसीटी सेक्टर के थ्रू पॉसिबल हो पाया है और इसमें बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है। साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम सबसे अच्छा एक सॉफ्टवेयर देखते हैं CAD और CAM। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में यूजुअली जब भी प्रोग्रामिंग करी जाती है या किसी भी ऑटोमोबाइल की असेंबलिंग करी जाती है, असेंबलिंग हमने रोबोटिक्स में देखा था, जब इंडस्ट्रियल रोबोट पॉइंट A से पॉइंट B का एक फिक्स काम करता है और असेंबलिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इनका मेजर रोल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, स्पेशल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में। ठीक है, बिजनेस और कॉमर्स में देखिए बिजनेस और कॉमर्स में क्या होता है, वेरियस बैलेंस शीट, लेजर, जनरल, ये सब जो है ना बनाने पड़ते हैं। ऐसे में इन सबको भी प्रोवाइड करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम आजकल अवेलेबल हो गया है, जिससे बिज़नेस के रिकॉर्ड्स को, डेटाबेस, सभी कुछ वर्कर्स का, चाहे एम्प्लॉयज़ हों, इन सब का डेटाबेस एक जगह पर स्टोर करके रखा जा सकता है। ई कॉमर्स में मेनली इसके क्या होता है कि कोई भी बाय या सेल करी जाए, क्या प्रोडक्ट या रेंडर करी जाए सर्विस, इसको कहा जाता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इसको पॉसिबल कर पाया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जहाँ कंप्यूटर, इंटरनेट, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। गवर्नेंस में भी आईटी का एक मेजर रोल है। जब हमने गवर्नेंस चैप्टर में देखा था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट टू सिटीज़न, गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है,
और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इन सब जगह पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ से इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया और साथ ही साथ गवर्नमेंट के सभी इन प्रोस्पेक्ट पर ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाए। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक गवर्नेंस से रिलेटेड है यहाँ पर। ठीक है, मेडिसिन की फील्ड में जैसे MRI स्कैन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पिक्चर्स को 3D फॉर्मेट में ऑर्गन्स में दिखाया जाता है। ठीक है, ये ICT के बदौलत पॉसिबल हो पाया है। एंटरटेनमेंट, इस क्षेत्र में भी ये ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर का ओरिजिन और कंप्यूटर क्या है, क्योंकि यही एक ऐसा सेगमेंट है पूरे यूनिट 9 का जिसको हम देखते चले आए हैं कि प्रीवियस ईयर जब तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तो ये मेजर चंक था पूरे पोर्शन का। इवन आज भी बात कही जाए तो अभी भी ये मेजर चंक है पोर्शन का, एंड वी आर मच मोर फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। अब जो ये कंप्यूटर है, ये जो वर्ड आया है कंप्यूटर, ये लैटिन भाषा के वर्ड कंप्यूटर से आया है या फिर उसको कंप्यूटेर बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है डिटरमाइन करना, मैथमेटिकल मीन्स मतलब एक तरीके से कैलकुलेशंस करना या न्यूमेरिकल मेथड्स बताना। हम अक्सर बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कंप्यूटेशन करना। ठीक है, तो कंप्यूटेशन करना मतलब एक डेटा को सोफेस्टिकेटेड वे में रिप्रेजेंट करना, पूरा कैलकुलेटेड, ठीक है, एक्यूरेट, यही इन्हीं वर्ड से बना हुआ है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर एक, देखिए बेसिक डेफिनेशन हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो एक्सेप्ट करता है डेटा को। ठीक है, फिर उसको स्टोर करता है, उसी स्टोरेज के बाद उस पर एनालिसिस करता है। ठीक है, जैसे इंस्ट्रक्शन उसको यूज़र हम और आप दें। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे मेन कंपोनेंट तो है कंप्यूटर का ब्रेन, दैट इज़ द CPU। इट्स फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अलावा जिसकी स्क्रीन पर हम सब कुछ देख पाते हैं कि हम क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, दैट्स द मॉनिटर। और इंस्ट्रक्शन देने के लिए सबसे प्रायर जो चीज़ें होती हैं वो हैं कीबोर्ड और देन द माउस। ठीक है, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टस में देखें तो 2400 BC में सबसे पहले रोमन एबेकस भी एक तरीके का कैलकुलेटिंग डिवाइस होती थी। इसको बेबीलोनिया में, अगर आज के समय के इराक को देखा जाए तो दैट वाज बेबीलोनिया। ठीक है, वहाँ पे डेवलप किया गया। 1614 में नेपियर बोन्स, ठीक है, ये इन्वेंट किया गया था किसके द्वारा? जॉन नेपियर। ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ये भी एक तरीके का कैलकुलेटिंग डिवाइस था। 1642 की अगर बात करें तो पैस्कलिन, ठीक है, इसको ब्लेस पैस्कल ने बनाया था। 1822 में सबसे इम्पोर्टेंट चार्ल्स बेबेज, ठीक है, इन्होंने पहली ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन बनाई थी, मतलब जिसको एक तरीके से खुद से काउंट करके वो रिजल्ट दे, ऐसी काउंटिंग मशीन बनाई थी किसने? चार्ल्स बेबेज ने। इसको पहला मैकेनिकल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया था। हमने मैकेनिकल पीरियड देखा था। ठीक है, तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इसको कहा गया। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटिंग मशीन बनाई जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो कि किससे चलता था? स्टीम से, ना कि इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, स्टीम से चलता था। पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे? अगस्टा एडा किंग। ठीक है, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कि पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे? अगस्टा एडा किंग। 1872 में पहला मॉडर्न एनालॉग कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया, है ना। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ये हम आगे जब उनकी डेफिनेशंस पर्टिकुलरली देखेंगे तब समझेंगे। ठीक है, 1935 में अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट ईयर है। ठीक है, एलन ट्यूरिंग, ये ऐसे पहले पर्सन थे जो किसकी थ्योरी के साथ सामने आए थे? सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी हमने देखा सॉफ्टवेयर कितना इंपॉर्टेंट है आईसीटी के लिए। ठीक है, 1935 में एलन ट्यूरिंग का नाम आप याद रखिएगा। 1945-1946 में, ठीक है, ENIAC फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि JN ENIAC
कहलाता था। इसको डेवलप किसने किया था? जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मैकॉली ने। 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप किया था, और इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखा था। 1964 में डगलस एंगलबर्ट ने कंप्यूटर का माउस इन्वेंट किया था। अभी मैं इसकी आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा किस तरीके से ये माउस दिखता था। 1974 से लेकर 1977 के बीच, ठीक है, IBM और एप्पल, ठीक है, कुछ ऐसे ब्रांड्स थे जिन्होंने पहला पर्सनल कंप्यूटर लाने की कोशिश करी। 1981 में लैपटॉप का इन्वेंशन हुआ। तो अगेन ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। किसने किया इन्वेंशन? एडम ऑसबॉर्न ने 1981 में, ठीक है। उसका नाम रखा गया था ऑसबॉर्न 1। चलिए, अब मैं पहला जो कंप्यूटर माउस डगलस एंगलबर्ट ने बनाया था उसके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से दिखता था वो। तो देखिए, जूम करके देखते हैं। ये था पहला माउस, ठीक है। ये इसका लेफ़्ट क्लिक वाला बटन, ये राइट क्लिक वाला बटन, और ये स्क्रॉल बार या ठीक है। तो पहला कंप्यूटर माउस डॉग एंगलबर्ट ने 1964 में डेवलप किया था। देखिए किस तरीके से वुड का बना हुआ है ना, ये वुड का बना हुआ है। अगर देखा जाए तो इस तरीके से 1979 में 250 MB की हार्ड डिस्क लगभग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में अवेलेबल होती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता गया, और आज अगर हम देखते हैं तो 2013 में देखें, ठीक है, लगभग 16 GB की माइक्रो SD कार्ड, और ये 500 रुपये के आसपास आती है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट किया गया। और अगर एक मॉरल प्रोस्पेक्टस में देखा जाए तो इस तरीके से होता है किसी भी एग्ज़ाम का। हम बात कर ले MPPSC, तो ये होता है सिलेबस इतना वास्ट, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि उस सिलेबस को इस तरीके से इनकलकेट कर दिया जाए कि लास्ट मिनट रिवीजन में वो काफ़ी हेल्पफुल हो, ठीक है। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। चलिए, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कंप्यूटर्स का। क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है कंप्यूटर्स का, जैसे कि साइज़ के हिसाब से, ठीक है, या फिर पर्पस के हिसाब से, ठीक है, या टाइप के हिसाब से, किस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। देखिए, साइज़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हैं सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। पर्पस के हिसाब से जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, और टाइप के हिसाब से एनालॉग, डिजिटल, और इन दोनों का मिक्सचर जो कि कहलाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो एक एक करके डिटेल में इन सबको देखते चलते हैं, ठीक है। साइज़ के हिसाब से सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आज तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल और एक्सपेंसिव कंप्यूटर है। देखिए, सुपर है तो ये कुछ स्पेशल वर्क्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स लगे रहते हैं, ठीक है, जो कि वर्क करते हैं अपने अपने वे में, ठीक है। इस तरीके से इसको मल्टी प्रोसेसिंग, साथ ही साथ पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है? जहाँ पर टास्क को अलग अलग सेपरेट छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके वर्क किया जाता है, अलग अलग या डिफरेंट प्रोसेसर्स के द्वारा, ठीक है। और एक ही समय में साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोग, मैनी पीपल, इस पर वर्क कर सकते हैं। दैट्स मीन्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मल्टी यूज़र, ठीक है। ये इसका कंप्यूटेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है और मेमोरी भी अच्छी खासी होती है। फैक्ट बेसिस पे अगर बात की जाए, वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? क्रे K1S। किसने बनाया था? US की के रिसर्च द कंपनी, ठीक है, क्रे रिसर्च कंपनी, इन्होंने इसको 1979 में बनाया था, ठीक है। इसके अलग अलग यूजेस भी थे, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डिफेंस। अब अगर इंडिया में बात करें सुपर कंप्यूटर्स की, तो ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स के लिए जो सीरीज़ चलती है उसको कहा जाता है परम सीरीज़, ठीक है। इसका सुपर कंप्यूटर परम 10,000, ठीक है, इसको सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, इन्होंने 1988 में बनाया था, ठीक है। अगर इसकी कैपेसिटी या फिर काउंटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो लगभग 10 गीगाहर्ट्ज़ फ्लॉप, ठीक है, मतलब 1 ट्रिलियन मतलब हेड्स को काउंट कर सकता था ये
पर सेकेंड, ठीक है। तो ये अच्छी खासी एक स्पीड इंडिया में डेवलप हुआ, इंडिजीनियस है, ठीक है। इन्हीं ने सीडेक ने एक और सुपर कंप्यूटर डेवलप किया जिसका नाम था परम पद्मा, ठीक है। ऐसे सुपर कंप्यूटर्स आज तक 5 कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं, जैसे कि अमेरिका, जापान, चाइना, इज़राइल, इंडिया, ठीक है। अनुपम सीरीज़ के जो सुपर कंप्यूटर हैं, अगेन एक दूसरा सीरीज़, पहले हमने परम सीरीज़ देखा, अब अनुपम सीरीज़ के जितने भी सुपर कंप्यूटर है इनको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई ने बनाया है, ठीक है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या नाम था? फ्लो सॉल्वर, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के द्वारा। अब सुपर कंप्यूटर के बाद अगला टाइप देखते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं इनकी अगर स्पेसिफिकेशन बताई जाए तो ये साइज़ में बड़े होते हैं, ठीक है, और इनमें भी लगभग बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स वर्क कर सकते हैं। इसकी मेनली कैपेसिटी फंक्शनिंग की जो होती है वो, और साथ ही साथ स्टोरेज, ये दोनों हाई होते हैं और स्पीड भी फास्ट होती है, ठीक है। ये जनरली 32 बिट या 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं। हमारे और आपके लैपटॉप में भी 32 बिट 64 बिट्स के माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसकी एक और स्पेसिफिकेशन ये है कि अलग अलग टास्क एक समय में वेरियस लोग कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तो ये भी एक बड़े प्रकार का कंप्यूटर होता है। इनका यूज़ मेनली एक बड़ी कंपनीज में, स्पेशली बैंक्स में देखा होगा, ठीक है। डिफेंस सेक्टर, रिसर्च स्पेस में देखने को मिलते हैं। मिनी कंप्यूटर, ये मिनिएचर बेसिस पे होते हैं और हमारे और आपके बीच में देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं वो मिनी माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, ठीक है। इसको डीईसी या फिर डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने 1965 में डेवलप किया था, ठीक है। इसमें भी एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, हायर स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड होती है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन में, ठीक है, बड़े ऑफिसेज में, कंपनीज में, रिसर्च में ये सब देखने को मिलते हैं। मिनी कंप्यूटर से अब छोटा आता है माइक्रो कंप्यूटर, 1970s में ये डेवलप हुआ था, ठीक है। पहला जो डेवलप हुआ था वो IBM कंपनी द्वारा, जिसमें अलग अलग जैसे 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर लगाए गए। इसी पर VLSI, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, और ULSI, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर का साइज़ और घटा दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी हम इंटरनेट और मल्टीमीडिया, एक बार में बहुत सारे मीडियाज़ को रन करा सकते हैं, इसका ऐसा यूज़ है, ठीक है। और इनको छोटे बेसिस पे जैसे कि स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल्स में देखा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PC बोलते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर अब बेसिकली कॉमन टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया, ठीक है। इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें सिर्फ एक बार में एक पर्सन यूज़ कर सकता है। ऊपर के हमने अभी जब लगभग जितने भी देखे उसमें एक बार में मल्टीपल पर्सन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ में कंडीशन ऐसी होती है कि रिसोर्स शेयरिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मल्टीटास्किंग, मतलब एक बार में बहुत सारे अलग अलग टास्क कर सकता है, ठीक है। अब जो हमारा PC होता है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं टेलीफोन से या मॉडेम से, जिसकी मदद से हम इंटरनेट चला सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स बेसिक अगर देखें तो IBM, लेनोवो, एप्पल, कॉम्पैक, ये सभी एग्जांपल, जैसे हेवलेट पैकार्ड, इसका शॉर्ट फॉर्म है HP, ठीक है, ये हमने सभी ने देखा होगा। और कुछ जो नए नए डेवलपमेंट्स होते गए, जिसमें एग्जांपल है, ठीक है, नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप। ये नोटबुक जैसे होते हैं दिखने में, लैपटॉप की ही बात है, ये नोटबुक की तरह साइज़ होता है इनका, ठीक है। कहीं भी पोर्टेबल होते हैं, कैरी करे जा सकते हैं, इवन ब्रीफकेस के अंदर भी। और चूंकि इनको लैप के ऊपर रख के, लैप मतलब गोद जिसको हम कहते हैं हिंदी में, गोद के ऊपर रख के काम किया जाता है, तो इसलिए इसको लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली फोल्ड हो जाने वाला LCD मॉनिटर, कीबोर्ड, टच पैड, उसके अलावा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD, DVD और सभी पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी के बिना चलाना है तो चार्ज बैटरी होती है। सब कॉमन बातें हैं जो कि हमारे और आपके बीच में फेमिलियर हैं, ठीक है। इसके बाद है वर्क स्टेशन,
ठीक है। ये एक तरीके का अगेन पावरफुल पीसी होता है जो कि ग्रेटर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी से इनबिल्ट रहता है, ठीक है। स्टोरेज भी इसमें अच्छा खासा रहता है और डिस्प्ले भी बहुत शानदार रहता है। बेसिकली इंजीनियरिंग में जैसा कि ऊपर देखा था हमने कैड कैम, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, आर्किटेक्चर जहाँ पर डिज़ाइन ड्राइंग का बेसिक यूज़ है, अच्छा डिस्प्ले चाहिए, वहाँ पर ये यूज़ होता है। अब है पाम टॉप, ठीक है। पाम टॉप और भी ज़्यादा छोटा कंप्यूटर होता है जिस पर हाथ से भी काम किया जा सकता है। इसको मिनी मैनी लैपटॉप भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कीबोर्ड नहीं होता है यूजुअली, थोड़ा सा काफ़ी हद तक सिस्टम मोबाइल फ़ोन जैसा ही है, ठीक है। तो ये एक तरीके से मोबाइल फ़ोन की तरह ही काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कीबोर्ड होता है उसकी जगह पे वॉइस ओवर इनपुट, मतलब ऑडियो से हमारा टेक्स्ट रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये होता है पाम टॉप। तो देखिए इस तरीके से हमने जितने भी ऊपर कंप्यूटर्स देखे, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, या मिनी कंप्यूटर देखा, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर के बाद आता है, ठीक है, और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, इस तरीके से देखा। अब वर्क के बेसिस पे और टाइप के बेसिस में जो मेन पॉइंट्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अलग अलग जो टेक्नोलॉजी के सोर्सेज होते हैं किसी भी डेटा को भेजने के लिए, इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए, उसके बारे में भी हम समझेंगे। और इनके अलावा एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ इंडिया में, ये भी जानकारी लेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।